हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को एलएलबी प्रथम सेमेस्टर भारत की पर्यावरण विधियां से रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मैं डॉक्टर गोपाल उपाध्याय आज आप लोगों को एनवायरमेंटल लॉ ऑफ इंडिया में वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखूंगा। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि वाटर यानी जल कितना प्रदूषित दिख रहा है। चारों तरफ प्लास्टिक के बोतल, कचरे, पानी का रंग काला, ये सब हमारे जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, तो जीवन कैसे सुरक्षित रह पाएगा यदि ऐसी स्थिति रहेगी। इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए हमारी संसद ने 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम बनाया। आइए देखते हैं इस अधिनियम में क्या ऐसा प्राविधान है जिससे हम इस प्रदूषण को खत्म कर सकें या कम कर सकें और अपने जीवन को सुरक्षित रह सकें। देखिए, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, इसमें कुल 64 धाराएं हैं। यदि इन 64 धाराओं को यदि बांटा जाए तो 7 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट में उद्देश्य, इसका नाम और विस्तार रखा है। तो इस कानून का उद्देश्य क्या है? इस कानून का मेन उद्देश्य है जल प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण करना, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जल की गुणवत्ता को बनाए रखना, बरकरार रखना। अधिनियम का नाम ऊपर लिखा हुआ है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। ये संपूर्ण देश पे लागू है। दूसरे चैप्टर में जो है परिभाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसे धारा 2 में दर्शाया गया है। धारा 2 में आप देख रहे हैं कि बोर्ड की परिभाषा, केंद्रीय बोर्ड की परिभाषा, सेंट्रल बोर्ड की परिभाषा, मेंबर्स की परिभाषा, ओनरशिप की परिभाषा, आउटलेट्स की परिभाषा, इसके अलावा मल बहिस्राव, औद्योगिक बहिस्राव, सीवर, ट्रेड इन्फ्लुएंट, सीवर इन्फ्लुएंट, इन सब की परिभाषाएं जो है धारा 2 के अंतर्गत दी गई हैं। चैप्टर 3 में आप देख रहे हैं कि इसमें सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और ज्वाइंट बोर्ड के गठन, कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन धारा 3 से लेकर के 18 तक में है। सेंट्रल बोर्ड, इसके गठन के बारे में धारा 3 में वर्णन किया गया है, जबकि इसके कार्यों के बारे में धारा 16 में वर्णन किया गया है, और इसकी शक्तियां जो है धारा 18 में बताया गया है। सेंट्रल बोर्ड ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। इसके गठन में यदि ध्यान दिया जाए तो इसमें एक फुल टाइम चेयरमैन होता है, जो पर्यावरण का जिसको स्पेशल नॉलेज हो, और
साथ ही साथ जो है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा जो है 5 मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट करने वाले लोग होने चाहिए। 5 सदस्य जो है वो पांच सदस्य स्टेट बोर्ड से चुने जाते हैं। विभिन्न राज्यों में जो स्टेट बोर्ड रहता है उससे चुन करके आते हैं। यदि इसको वन लाइनर व्यू की तरह देखा जाए तो बोर्ड्स इज फॉर्मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट constitute the central board to prevent water pollution according to section 3. The state government constitute the state board to prevent water pollution section 4. इसी तरह जो है सेक्शन 16 में द सेंट्रल बोर्ड एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन की बात की गई है। और सेक्शन 17 में द स्टेट बोर्ड एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। ये वन लाइन व्यू था जिसमें हमने ये समझाने का प्रयास किया कि बोर्डों का गठन सरकारों द्वारा किया जाता है जो वाटर प्रदूषण को रोकने में सहायक होती हैं। सेंट्रल बोर्ड का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और स्टेट बोर्ड का गठन स्टेट बोर्ड करती है। सेंट्रल बोर्ड का गठन कंपोजिशन जो है वो सेक्शन 3 में बतलाया गया है। अब फुल टाइम चेयरमैन होते हैं इसमें, जिसको कि स्पेशल नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिंग इंस्टीट्यूशन भी उसका मजबूत होना चाहिए। सेकंड, इसमें जो है 5 मेंबर मैंने बताया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स के होने चाहिए और 5 मेंबर नॉमिनेटेड फ्रॉम स्टेट बोर्ड्स, 3 member to be nominated by the central government to represent the interest of agriculture, fisheries and industry or trade से होने चाहिए। 2 members जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपनीज या कॉरपोरेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए और 1 फुल टाइम जो है मेंबर सेक्रेटरी होना चाहिए। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि एक चेयरमैन, 15 मेंबर्स और 1 मेंबर सेक्रेटरी, यानी कि टोटल 17 इसमें लोग होने चाहिए सेंट्रल बोर्ड में। सेंट्रल बोर्ड एक कॉरपोरेट बॉडी है जिसका परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील होता है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड सेक्शन 16 में बतलाया गया है। इसमें बताया गया है कि टू प्रमोट क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स, नदियों और कुओं को साफ सुथरा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और सेंट्रल बोर्ड जो है केंद्र सरकार को एडवाइस देती है वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए। सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड्स के साथ जो है सहयोग करती है और मिल कर के कोई समस्या होती है उसको सॉल्व करने का प्रयास करती है। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड जो है वो राज्य बोर्डों को टेक्निकल तकनीकी सहायता और परामर्श देती है। सेंट्रल बोर्ड प्लानिंग फॉर द ट्रेनिंग, केंद्रीय बोर्ड जो है प्रशिक्षण की भी योजना बनाती है।
Central board organize a comprehensive program through mass media। केंद्रीय बोर्ड जो है मास मीडिया के माध्यम से जल प्रदूषण के रोकथाम को लेकर के कोई कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करती है। टू परफॉर्म सच फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड विच हैज बीन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह सेंट्रल बोर्ड जो है वो अनेक डिवाइस मेजर्स का भी प्रयोग करती है वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए। प्लान एंड काज टू बी एग्जीक्यूटेड अ नेशनल वाइड प्रोग्राम टू इस्टेब्लिश लेबोरेटरीज। प्रयोगशाला स्थापित करने का भी कार्य करती है। इसी तरह आप देखो तो स्टेट बोर्ड को भी लेकर के कंपोजिशन सेक्शन 4 में बतलाया गया है। इसमें भी 1 चेयरमैन आइदर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम होता है। 5 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट बोर्ड। 5 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज से रहते हैं। 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज और इंडस्ट्रीज और ट्रेड से होते हैं। 2 पर्सन टू प्रेजेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन और 1 फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। इसमें भी 17 मेंबर ही होते हैं। ये भी एक कॉरपोरेट बॉडी होती है। परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील इसके पास होता है। और स्टेट बोर्ड के जो फंक्शंस हैं ये सेक्शन 17 में बताए गए हैं। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्राम बनाती है जल प्रदूषण को रोकने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को ये सलाह देती है। इसके अलावा जो है ये सूचनाओं को कलेक्ट करती है और रिसर्च के साथ साथ जो है अन्वेषण का भी कार्य करती है। जगह जगह पर जाकर के जो है सैंपल कलेक्ट करके इनको लेबोरेटरीज में भेजा जाता है। और स्टेट बोर्ड जो है सेंट्रल बोर्ड की मदद से इसके लिए मास मीडिया के माध्यम से प्रोग्राम बनाती है। तो ये सब कार्य जो है स्टेट बोर्ड्स के हैं। इसके साथ ही साथ एक ज्वाइंट बोर्ड भी होता है जहाँ पर प्रदूषण की समस्या अत्यंत गंभीर हो जाती है। वहाँ पर ज्वाइंट बोर्ड काम करती है जिसको सेक्शन 13 से 15 तक में बताया गया है। ज्वाइंट बोर्ड में हो सकता है कि केंद्र सरकार केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड मिल कर के जो है ज्वाइंट बोर्ड बना सकते हैं, या 2 से अधिक स्टेट बोर्ड मिल कर के ज्वाइंट बोर्ड बना सकते हैं। ज्वाइंट बोर्ड की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा अत्यंत गंभीर हो जाती है। उसके बाद 4th जो चैप्टर है उसमें हम देख रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को लेकर के राज्य बोर्डों को कौन से पावर्स दिए गए हैं। ये पावर्स सेक्शन 19 से लेकर के 33A तक में दिया गया है। इसमें मुख्य जो पावर्स हैं स्टेट बोर्ड्स को जो प्राप्त हैं, जानकारी प्राप्त करने की शक्ति, और किसी भी जो इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं जहाँ पर भारी मात्रा में जल का दोहन हो रहा है, वहाँ पर राज्य बोर्ड जाकर के वहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त करती हैं, वहाँ जल का सैंपल लेती हैं, और जो वाटर के सैंपल लिए जाते हैं उसको लेबोरेटरीज में भेजा जाता है, और फिर वहाँ से एनालिस्ट की रिपोर्ट आती है,
और साथ ही साथ पावर में ये भी है कि कहीं भी स्टेट बोर्ड्स के मेंबर्स जो है वो किसी भी इंडस्ट्रीज कारखाने में एंट्री कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है स्टेट बोर्ड्स के जो पावर हैं वो 19 से लेकर के 33A तक में दिए गए हैं। फिर इसके बाद जो है चैप्टर 5 में फंड्स और अकाउंट्स की बात की गई है, जिसके धारा है धारा 34 से लेकर के 40 तक, सेक्शन 34 टू 40 तक, ये टोटल 7 सेक्शंस हैं, जिसमें बोर्ड्स कैसे आर्थिक संसाधन जुटाएगा इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जिससे उसके इकोनॉमिक कंडीशन या संसाधन उपलब्ध होते हैं बोर्ड को। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन या योगदान देती है स्टेट बोर्ड्स को, और सेंट्रल बोर्ड के कोष होते हैं, फंड होते हैं। इसी तरह स्टेट बोर्ड का भी फंड होता है, और सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड उधारी भी ले सकते हैं, और इनका अपना बजट भी होता है। तो सेक्शन 34 टू 40 में इन बातों का उल्लेख किया गया है। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद सेक्शन 16, इसके बाद जो है चैप्टर 6 में देखें तो इसमें सैंक्शन और पेनाल्टीज की बात की गई है, जो सेक्शन 41 से लेकर के 50 तक में दिया गया है। टोटल 10 सेक्शंस हैं जो कि अनुशासती या दंड से संबंधित हैं, और न्यायालय की प्रक्रियाओं का इसमें वर्णन किया गया है। पर्यावरण में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधिनियमों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उनको कैसे न्यायालय दंडित करती है, इसको आसानी से समझने के लिए 10 सेक्शंस में इसका वर्णन किया गया है। और सेक्शन 41 में बताया गया है कि यदि धारा 20 का कोई उल्लंघन करता है तो उसको 3 महीने की कारावास और 10,000 तक जुर्माना हो सकता है। इसी तरह धारा 32 और 33 का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको मिनिमम 1.5 वर्ष की सज़ा हो सकती है, जो अधिक से अधिक 6 वर्ष तक हो सकती है। और इसके अलावा जो है सेक्शन 42 में भी बताया गया है सज़ा। यहाँ भी जो है अधिकतर मामलों में जो है 3 महीने और 10,000 तक की ही सज़ा का प्राविधान है। सेक्शन 47 जो है यदि कंपनी अपराध करती है तो उसको भी जो है जुर्माने से, उसको भी पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा। और लास्ट चैप्टर जो 7 है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर्स और नियमों का उल्लेख किया गया है, जो सेक्शन 51 से लेकर के 64 तक में बताए गए हैं। इसमें कुल 14 सेक्शंस हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्रीय जल प्रयोगशालाओं का भी निर्माण कर सकती है, गठन कर सकती है, जहां पर प्रदूषित जल की जांच पड़ताल की जा सकती है। इसी तरह राज्य बोर्ड भी जो है, राज्य सरकारें भी जो है राज्य जल प्रयोगशाला की स्थापना कर सकती हैं, और विश्लेषकों की नियुक्ति की कर सकती है सरकार, और साथ ही साथ जो रिपोर्ट ऑफ एनालिस्ट इसकी भी जो है व्यवस्था कर सकती है। तो ये जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 को एक नज़र में आपको यहाँ पर समझाया गया। उद्देश्य, परिभाषा, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और ज्वाइंट बोर्ड का गठन, कार्य शक्ति, इसके अलावा बोर्डों की क्या पावर्स हैं, ये फंड कहाँ से इकट्ठा करते हैं, इनका जो है अकाउंट कैसे बैलेंस बना रहता है, और इसमें क्या सैंक्शन पेनाल्टीज हैं, कोर्ट के प्रोसीजर्स क्या हैं,
और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स मेकिंग पावर्स क्या हैं, इसको सरलता से समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर देखें, समझें और लाइक कमेंट करें।